देखिए आपका सीआरपीसी में एक नया चैप्टर शुरू किया जा रहा है, जमानत या बेल के बारे में। जहाँ तक जमानत का प्रश्न है, ये जो जमानत के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह आपको पहले देखना है। यानी कि बेल या जमानत के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह सीआरपीसी के अध्याय 33 में किया गया है। यानी कि सीआरपीसी का जो अध्याय हैं या चैप्टर हैं 33। पहले सामान्य बातें कुछ जान ली जाए। आपका 436 से लेकर 450 तक, यानी कि सेक्शन आपका 436 से लेकर 450 तक प्रावधान किया गया है। अब इसमें आपका मेंस में एक क्वेश्चन बनता है। अब मेंस में एक निश्चित बनता है क्वेश्चन। अब किस मॉडल से बन सकता है, किस मॉडल से नहीं, किस मॉडल से बन सकता है क्वेश्चन, उन मॉडलों को पहले देखना है एक एक करके। देखिए मॉडल हम बता रहे हैं। पहला जो आपको देखना है वह जमानत या बेल शब्द की परिभाषा। यानी कि जमानत जमानत शब्द की परिभाषा पूछता है। डिफिनीशन हम देखेंगे। फिर आपका जमानत शब्द की परिभाषा के बाद जमानत का उद्देश्य देखा जाएगा, पर्पस देखा जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन बनता है। आपका तीसरा पॉइंट आपका जो क्वेश्चन बनता है वह ये आपका जमानत के बारे में जो तीसरा क्वेश्चन आपका हमें पढ़ना है वह जमानत के उद्देश्य के लिए अपराधों का वर्गीकरण। यानी कि जमानत के उद्देश्य के लिए अपराधों का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। फिर आपका पढ़ना है डिफॉल्ट जमानत, डिफॉल्ट बेल। यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं व्यतिक्रम, व्यतिक्रम के कारण जमानत या चूक के कारण जमानत या विफल होने के कारण जमानत। फिर एक बार देख लीजिए, ये भी आजकल आ रहा है। डिफॉल्ट बेल क्या है या व्यतिक्रम के कारण जमानत क्या है या डिफॉल्ट बेल क्या है, ये भी आपका क्वेश्चन, नया क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर हमें जो पढ़ना है वह आपका पढ़ना है कि कब किसी मामले में साधिकार जमानत पाई जा सकती है। साधिकार मतलब राइट के रूप में, अर्थात आपका कब अधिकार के रूप में जमानत पाई जा सकती है। फिर आपका देता है जमानतीय मामलों में जमानत, जमानतीय मामलों में जमानत कब पाली जा सकती है। फिर आपका जो क्वेश्चन बनता है वह ये बनता है कि अग्रिम जमानत, अग्रिम जमानत, अग्रिम जमानत पर क्वेश्चन बनता है, ये भी हमें देखना है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वह पढ़ना है जमानत में लगाई गई शर्तें भी पढ़ना है कि कौन कौन शर्तें जमानत में लगाई जा सकती हैं। उन शर्तों या कंडीशन का उल्लेख करिए। फिर आपका जमानत का कैंसिलेशन या जमानत का निरस्त किया जाना, यानी कि उन प्रावधानों का उल्लेख करिए जिनमें जमानत कैंसिल की जा सकती है
और जमानत कैंसिल करने के आधार बताइए। इसके बाद जो मेंस का मॉडल यहाँ बनता है आपका वह बन सकता है कि मजिस्ट्रेट कब अजमानतीय अपराध में जमानत दे सकता है, यानी कि मजिस्ट्रेट द्वारा नॉन बेलेबल ऑफेंस में जमानत कब दी जा सकती है, उन प्रावधानों का उल्लेख करिए। ये सब आपका क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि कम से कम 7-8 मॉडल आपका इधर तैयार रखना है और हर एक मॉडल से क्वेश्चन आपका बन चुका है, यूपी में भी बन चुका है और बिहार एपीओ मेंस में भी चांस रहता है। तो आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहला हम देखते हैं बेल या जमानत की परिभाषा या अर्थ। देखिए आपका बेल या जमानत शब्द को सीआरपीसी में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। तो जब किसी शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई रहती तो आपको अपने मन से अपने अनुसार उस शब्द को परिभाषित करना रहता है और कॉन्सेप्ट के आधार पर उस शब्द की परिभाषा दी जाती है। यानी कि सीआरपीसी में जमानत शब्द को न तो परिभाषित किया गया है न ही स्पष्टीकृत। साधारणतया इसका अर्थ किसी विधिक अभिरक्षाधीन व्यक्ति की, फिर एक बार लिख देखिए, साधारणतया इसका अर्थ किसी विधिक अभिरक्षाधीन व्यक्ति की इस शर्त के अधीन रिहाई है कि न्यायालय द्वारा आहूत किए जाने पर, यानी कि बुलाए जाने पर, न्यायालय द्वारा आहूत किए जाने पर उसे निश्चित तिथि, स्थान तथा समय पर न्यायालय के समक्ष उपसंजात होना होगा, एपियर होना होगा, हाजिर होना होगा, उपस्थित होना होगा। यानी कि कोई व्यक्ति कस्टडी में है और कस्टडी से उसे इस शर्त पर रिहा किया जाता है कि न्यायालय जिस समय, जिस तिथि को और जिस स्थान पर आपको बुलाएगा, आप उस समय पर, उस तिथि पर और उस स्थान पर क्या होंगे, एपियर। तो यही आपका बेल या जमानत कहा जाता है। विद्वानों ने भी जमानत शब्द को परिभाषित किया है और विधिशास्त्री कोब परिभाषित करते हैं। विधिशास्त्री कोब, विधिशास्त्री कोब क्या कहते हैं देखा जाए। विधिशास्त्री कोब ये कहते हैं कि जमानत कैदी की उपस्थिति की वह प्रतिभूति है। यानी कि फिर एक बार देखिए, विधिशास्त्री कोब कहते हैं कि जमानत कैदी की उपस्थिति की वह प्रतिभूति है जिसे देने पर अभियुक्त को जांच या अन्वेषण या विचारण की लंबितावस्था में मुक्त कर दिया जाता है। अर्थात अभियुक्त से एपियर होने की गारंटी ली जाती है और जब अभियुक्त गारंटी दे देता है तो ऐसी दशा में इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंक्वायरी के दौरान या ट्रायल के दौरान उसे मुक्त कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। आपका कह सकते हैं ये आपका विधिशास्त्री कोब बताते हैं। तो जमानत शब्द की परिभाषा हमने बता दी। अब आइए जमानत या बेल का उद्देश्य क्या है। जहाँ तक जमानत के उद्देश्यों की बात है, जमानत का पहला उद्देश्य ये है
कि न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर नियत स्थान, तिथि एवं समय पर अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना। दूसरा आपका ये है कि यह सुनिश्चित करना कि अभियुक्त न्यायिक प्रक्रिया के अधीन रहे। तीसरा उद्देश्य है कि अभियुक्त की पर्सनल फ्रीडम यानी कि निजी स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित करना, फिर से बहाल करना, निजी स्वतंत्रता उसकी क्या रहे, कायम रहे, बहाल करना। अगला आइए, जमानत के उद्देश्य के लिए अपराधों को दो क्लाज में या दो वर्गों में बांटा गया है और ये सीआरपीसी में शुरुआती दौर में ही आपको बताया गया था, लेकिन फिर एक बार हम बता रहे हैं। जमानत के उद्देश्य के लिए, जमानत के उद्देश्य के लिए सीआरपीसी के तहत अपराधों को दो क्लाज या दो वर्ग में बांटा गया है। पहला क्लाज है बेलेबुल ऑफेंस यानी कि जमानती अपराध, और दूसरा क्लाज है नॉन बेलेबुल ऑफेंस या अजमानती अपराध। जमानती अपराध और अजमानती अपराध दोनों की डिफिनीशन सीआरपीसी की धारा 2A में दी गई है, यानी कि जो पहली परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2 में दी गई है वह बेलेबुल ऑफेंस और नॉन बेलेबुल ऑफेंस की ही दी गई है। तो बेलेबुल ऑफेंस कौन होगा? जिसे प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया हो या अन्य तत्समय प्रवृत्ति विधि के तहत जमानती बनाया गया हो और अजमानती से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में कुछ अपराधों को जमानती बनाया गया है और कुछ को गैर जमानती या अजमानती। अब ये अपराध की गंभीरता के आधार पर अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। जो मुख्य पहलू है कि जमानती अपराध में जमानत पाना अभियुक्त का अधिकार होता है, यानी कि वह साधिकार जमानत की मांग कर सकता है, जबकि अजमानती अपराध में जमानत देना न्यायालय का विवेकाधिकार होता है, अर्थात न्यायालय चाहे तो जमानत दे या जमानत देने से इनकार कर दे। ये आपका किस मने अजमानती अपराध में है। तो अजमानती अपराध और जमानती अपराध आपका अलग अलग चलेगा और अलग अलग यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए एक एक करके आपका देखा जाए और एक एक करके पढ़ना भी है। आपका जो पॉइंट पढ़ना है उसको आपका देखा जाए और एक एक प्रावधानों को अच्छे से देखा जाए। पहला आपका क्वेश्चन हम उठाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि जमानती अपराध, अभी डिफ़ॉल्ट बेल बाद में बताया जाएगा आपको लास्ट में। पहला हम उठाते हैं कि जमानती मामलों में कब जमानत ली जा सकती है या साधिकार जमानत कब ली जा सकती है, या जमानती अपराध से अजमानती अपराध से भिन्न अपराध में जमानत। फिर एक बार देखिए, शब्द बिहार में ज़्यादा चेंज किया है और शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जिन शब्दों का उल्लेख किया जाए थोड़ा विशेष रूप से उस पर ध्यान भी देना है, ये भी सतर्क रहना है। और एक एक शब्दों को मैं बताऊंगा। तो आइए पहला क्वेश्चन डिटेल में हम देखते हैं। आपका
436 का यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है 436। मॉडल पहले मेंस का बना लिया जाए। किन मामलों में जमानत ली जाएगी, उन मामलों का उल्लेख करिए। ये पूछ सकता है, तो कौन सी धारा लिखेंगे? 436। दूसरा मॉडल आपका बन सकता है कि अजमानती अपराध से भिन्न अपराधों में कब जमानत ली जा सकती है। सतर्क रहिए, अजमानती अपराध से भिन्न अपराध जैसे ही उल्लेख करे, ये प्री में भी आ चुका है, तो कौन सी धारा आप लिख कर आएंगे? 436। अजमानती अपराध से भिन्न, तो अजमानती से भिन्न कौन बचा? जमानती। तीसरा मॉडल आपका बन सकता है ये कि जमानती अपराध में जमानत के प्रावधानों का उल्लेख करिए। ये बन सकता है। तब भी आपका कौन सा सेक्शन लिखना है? 436। देखिए आपका अगर पूछे कि जमानत को परिभाषित करिए, तब भाई अलग करना है। अब जमानती अपराध, तो अगर 436 लिख रहे हैं तो कम से कम जमानती अपराध की परिभाषा 2-3 लाइन दे दीजिएगा, और तब जमानती अपराधों में जमानत लिए जाने के प्रावधान जो सेक्शन 436 में दिए गए हैं उसको लिखना है। आइए आपका 436 को शब्दशः देखा जाए और अच्छे से इधर 3-4 धाराएं मेंस के लिए तैयार करना है, और छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन रहे हैं, वो भी मैं अलग से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपका बेयर एक्ट देखिए 436। देखिए कैसा पहला क्लास, जब अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, यानी कि आपका पहला क्लास तोड़कर पढ़ना है। देखिए कैसे तोड़ा जाता है, थोड़ा घर पर भी। यानी कि जब अजमानतीय अपराध से भिन्न, अजमानती अपराध से, देखिए एक शब्द मैं तोड़ रहा हूँ, जब अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम सेक्शन 436 शुरू किए हैं क्लास 1, ये अजमानती अपराधों में लागू नहीं होगा। कब लागू होगा? जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया हो, और किस मामले में? जमानती। अजमानती से क्या लिखा है? भिन्न। देखिए अगला शब्द, भिन्न कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है। अब किसके द्वारा गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है? तो अगला दिया है थाने के भार साधक अधिकारी। फिर दिया है वारंट के बिना, वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मामला जमानती है और न्यायालय ने वारंट जारी कर रखा है गिरफ्तारी का, तब ये प्रावधान अप्लाई नहीं होगा। इसको भी हम बताएंगे कैसे क्या होगा। निरुद्ध किया जाता है, या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है, या लाया जाता है। अगला पॉइंट ये बता रहा है कि या तो न्यायालय के समक्ष क्या होता है, या तो हाजिर होता है, यानी कि स्वेच्छा से उपस्थित हो जाता है,
या लाया जाता है। लाया जाता है मतलब पकड़ कर लाया जाता है या जेल में है लाया जाता है। देखिए, हाजिर होता है या लाया जाता है, और जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है, उस बीच किसी भी समय या ऐसे न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में जमानत देने के लिए तैयार हैं, तब ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। जाएगा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि या तो वह पुलिस अभिरक्षा में है या न्यायालय में हाजिर होता है या लाया जाता है। इन दोनों कंडीशनों में जब भी किसी भी स्टेज पर जब वह जमानत देने के लिए क्या है तैयार, तो उसे जमानत पर क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। जाएगा का मतलब ये हुआ कि जमानत देना विवेकाधिकार नहीं है, बल्कि क्या है, बाध्यकारी है। छोड़ दिया जा सकेगा नहीं, क्या लिखा है, जाएगा। अब कौन जमानत दे सकता है, तो यहाँ थाने का भार साधक अधिकारी भी जमानत दे सकता है और न्यायालय भी दे सकता है। सतर्क रहना यहाँ से। थाने का भार साधक अधिकारी जमानत दे सकता है, और कौन दे सकता है, न्यायालय। मजिस्ट्रेट न मार कर आ जाइएगा, शब्द पर ध्यान देना है। न्यायालय मतलब सभी न्यायालय, चाहे वह न्यायाधीश के न्यायालय हों या मजिस्ट्रेट के। अब पहले इतना आपको समझना है, सतर्क रहिए। एक एक छोटी छोटी बात गौर करना है। देखिए, अजमानतीय अपराध से भिन्न कोई व्यक्ति के लिए ही 436 अप्लाई होगी, यानी कि जमानतीय अपराध के मामले में जमानत देने के लिए ही 436 बनी है, पहला नियम। दूसरा, कोई व्यक्ति जो या तो पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा या तो गिरफ्तार किया गया है या निरुद्ध यानी कि डिटेन यानी कि बंदी बनाया गया हो, यानी कि जमानती अपराधों में जो जमानत दी जाएगी गिरफ्तारी के पूर्व नहीं दी जाएगी, बल्कि गिरफ्तारी के केवल क्या दी जाएगी, बाद, गिरफ्तारी के पूर्व नहीं। तीसरा, जो थाने का भार साधक अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है या निरुद्ध किया है। अब गिरफ्तारी दो तरह से हो सकती है, या तो न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया हो या वारंट जारी न किया हो। तो स्पष्ट बेयरक बता रहा है कि ये प्रावधान तब लागू होगा जब वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया हो, अर्थात यदि न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया हो, तब 436 अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि स्पष्ट बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी कैसे की गई हो या निरुद्ध, तो वारंट के बिना, याद रखिए। या ऐसा व्यक्ति जो जमानती अपराध किया है न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है। हाजिर होता है मतलब कि या तो वह कह सकते हैं कि आत्मसमर्पण करता है, या लाया जाता है मतलब कि पुलिस द्वारा पकड़कर क्या होता है, लाया जाता है। तो जब वह ऐसे थाने के भार साधक अधिकारी की कस्टडी में है, उस दौरान थाने का भार साधक अधिकारी किसी भी समय उसे जमानत दे देगा, यदि ऐसा गिरफ्तार व्यक्ति जमानत देने के लिए क्या है, तैयार, या न्यायालय में हाजिर होता है या लाया जाता है। तो न्यायालय भी किसी समय
ऐसे व्यक्ति को किसी भी स्टेज में जमानत देगा, लेकिन कब? यदि ऐसा व्यक्ति जमानत देने के लिए क्या हो? तैयार। तो कौन जमानत दे सकता है, ये भी पूछा जाता है। थाने का भार साधक अधिकारी, न्यायालय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या बताना पड़ेगा? दोनों। वारंट के बिना गिरफ्तारी पर कि वारंट पर गिरफ्तारी पर? तो क्या लिखा गया है? वारंट के बिना जमानत देने के लिए ऐसा व्यक्ति तैयार है तो जमानत पर छोड़ दिया जाएगा कि छोड़ा जा सकेगा? छोड़ा जाएगा। यानी कि ये प्रावधान विवेकीय नहीं है, बल्कि क्या है? बाध्यकारी। क्यों बाध्यकारी है? क्योंकि जमानती अपराध में जमानत पाना अभियुक्त का क्या होता है? अधिकार। प्रोविजो देखिए, ये तो आपका बैरक बताया गया। प्रोविजो देखिए, परंतु यदि ऐसा अधिकारी या न्यायालय ठीक समझता है, ठीक समझता है मतलब उचित समझता है, तो वह ऐसे व्यक्ति से जमानत लेने के बजाय उसके इसमें इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से अपने हाजिर होने के लिए प्रतिभुओं रहित बंध पत्र निष्पादित करने पर उसे डिस्चार्ज या उन्मोचित कर सकेगा। और यदि ऐसा व्यक्ति निर्धन है और जमानत देने में असमर्थ है तो उसे ऐसे उन्मोचित करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर न्यायालय या अधिकारी उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति से बंध पत्र कर प्रतिभुओं रहित बंध पत्र भरवा कर, यानी कि बिना जमानतदार के चाहे तो ऐसे व्यक्ति को डिस्चार्ज कर सकता है। और यदि ऐसा व्यक्ति आपका निर्धन है और जमानत देने में क्या है? असमर्थ है, तो हर हाल में ऐसे व्यक्ति को प्रतिभु के बिना अर्थात जमानतदार के बिना डिस्चार्ज किया जाएगा। अब निर्धन कौन माना जाएगा? निर्धन हो और प्लस निर्धनता के कारण जमानत लेने में क्या हो? असमर्थ। दो बातें। एक पहली क्या है कि ऐसा व्यक्ति क्या हो? निर्धन हो और निर्धनता के कारण जमानत देने में क्या हो? असमर्थ हो। तो ऐसी दशा में आपका उसे बिना जमानतदार के ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उन्मोचित कर दिया जाएगा। एक्सप्लेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये बताता है कि कब किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाएगा। तो देखिए, कब किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाएगा स्पष्ट रूप से एक्सप्लेशन बताता है। देखिए, जहाँ कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की तारीख के 1 सप्ताह के भीतर जमानत देने में असमर्थ हैं, वहाँ अधिकारी या न्यायालय के लिए यह उपधारणा करने का पर्याप्त आधार होगा कि वह इस परंतु के प्रयोजन के लिए निर्धन है। तो अपनी भाषा में देखिए, जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, यदि वह जमानती अपराध में गिरफ्तार हुआ है और यदि वह 1 सप्ताह तक जमानत लेने में असमर्थ है, तो ये मान लिया जाएगा, ये प्रिज्यूम किया जाएगा, ये कल्पना की जाएगी कि वह क्या है? वह निर्धन है, गरीब है। परंतु यह और कि इस धारा की कोई बात सेक्शन 116 की उपधारा 3 या 446 ए के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि भले ही यहाँ कुछ भी लिखा हो, लेकिन सेक्शन 116 की उपधारा 3 और 446 ए आपका पर यह प्रावधान कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा।
तत्पश्चात क्लाज 2 है जो जमानती अपराध में जमानत के निरस्तीकरण की बात करता है। फिर एक बार याद रखें, क्या जमानती अपराध में जमानत का निरस्तीकरण किया जा सकता है? तो आपका जवाब रहेगा किया जा सकता है। और कहाँ स्पेशल प्रावधान है? तो 436 के किस क्लाज में? तो क्लाज 2 में। ये आपका मेंस में अलग भी हम मॉडल बनाएंगे जहाँ जहाँ जमानत का निरस्तीकरण का प्रावधान है। देखिए, उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई व्यक्ति हाजिरी के समय और स्थान के बारे में जमानत पत्र की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहाँ न्यायालय उसे, जब वह उसी मामले में किसी पश्चातवर्ती अवसर पर न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या अभिरक्षा में लाया जाता है, जमानत पर छोड़ने से इनकार कर सकता है। और ऐसी किसी इनकारी का ऐसे जमानत पत्र से आबद्ध किसी व्यक्ति से सेक्शन 446 के अधीन उसके शास्ति देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं कि जमानती अपराध में जमानत के निरस्तीकरण का प्रावधान 436 के क्लास 2 में किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को जमानती अपराध में जमानत दी गई है और जमानत में लगाई गई शर्तों का वह क्या करता है? उल्लंघन, यानी कि जिस समय हाजिर होना हो, जिस तिथि पर हाजिर होना था, जिस स्थान पर हाजिर होना था, वह उसका क्या किया? उल्लंघन किया। तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति की जमानत को क्या कर देगा? रद्द कर देगा, अभिरक्षा में भेज देगा। और जब जमानत जमानती अपराधों में रद्द करके और अभियुक्त को कस्टडी में भेजा गया है, तब वह साधिकार जमानत की मांग नहीं कर सकता। याद रखें, अब नहीं, यानी कि एक बार जमानती अपराध में जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया और कहाँ भेजा गया? जेल। तब साधिकार जमानत की मांग अब कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। तो जमानत का निरस्तीकरण कहाँ दिया गया है? तो 436 के किस क्लाज में? 2 में। इस प्रकार ये भी आपका